गुड इवनिंग क्लास। बट टुडेज टॉपिक इज सीड जर्मिनेशन। तो पहले ये आप सीड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सीड किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आउटर लेयर होती है जिसे कॉटिलिडन कहते हैं। अंदर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, रेडिकल, हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल या प्लूम्यूल भी आप इसे कह सकते हैं। बाहर जो लेयर होती है उसे सीड कोट कहते हैं और सीड कोट के बाद जो फिर से लेयर होती है वो कॉटिलिडन्स कहलाती है। यहाँ पर आपका ये सीड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद इनसाइड द सीड कोट एंड एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड। सीड कोट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो एम्ब्रियो होता है जो वहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द एम्ब्रियो इज एन इमेच्योर प्लांट। एम्ब्रियो जो होता है वो इमेच्योर प्लांट होता है विद ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट प्लांट, जिसमें एक एडल्ट प्लांट बनने के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अ क्लोज लुक्स shows leaves and roots are very small leaves and roots। इसका जब हम क्लोज्ड स्ट्रक्चर देखते हैं एम्ब्रियो का तो उसमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में रूट्स एंड लिव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। द लिव्स ऑफ द एम्ब्रियो आर कॉल्ड प्लूम्यूल। जो लिव्स लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले एम्ब्रियो से निकलता है वो प्लूम्यूल कहलाता है। द लिव्स आर सीटेड बाय अ कॉटिलिडन। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉटिलिडन से क्या होता है, कवर्ड रहता है। द एम्ब्रियोनिक रूट्स आर कॉल्ड रेडिकल। जो एम्ब्रियोनिक रूट का फॉर्मेशन होता है, सीडलिंग फॉर्मेशन के बाद जो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक रूट आफ्टर जर्मिनेशन बनता है या स्प्राउट बनने के बाद बनता है वो रेडिकल कहलाता है। द एम्ब्रियोनिक स्टेम इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम होता है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। द सीड इज फिल्ड विथ नरिशमेंट फॉर द न्यू प्लांट। द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि सीड जो होता है वो मॉइस्चर एंड नरिशमेंट से फुलफिल्ड होता है और उसका वो प्लांट जो कि क्या करता है, सीड को और सीड के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो को जब तक कि वो मैच्योर हो गए, कंप्लीट सीडलिंग ना बना ले, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, आपका एंडोस्पर्म कहलाता है। ये वाला अभी पार्ट ऑफ सीड अपन ऊपर देख चुके हैं। अब जर्मिनेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्मिनेशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो जर्मिनेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सीड जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्टिवेट्स एंजाइम इन द सीड दैट स्टिमुलेट ग्रोथ। सबसे पहले क्या होता है कि सीड जब ड्राई सीड होता है तब वो श्रिंक रहता है। श्रिंक होता है मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट जीरो होता है। मॉइस्चर कंटेंट जीरो होने के कारण उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो जाती है रुक जाती है। जैसा ही सीड वाटर के कांटेक्ट में आता है वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है और उसकी रुकी हुई जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है वो वाटर उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। रुकी हुई एंजाइमेटिक एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होकर सीड को ग्रोथ करने के लिए क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। दिस एंजाइम्स ब्रेक डाउन स्टार्चेस इन द एंडोस्पर्म। ये जो एंजाइम्स जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे वो वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जो एंजाइम है वो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट स्टार्च मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये स्टार्च के ब्रेकडाउन से क्या बनाते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं सुगर्स में, इनटू सुगर्स दैट कैन बी यूज फॉर एनर्जी। और इसी को वो सीड क्या करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करता है। द डिसाइडिंग फैक्टर इज वेदर और नॉट अ सीड जर्मिनेट्स इज वेदर और नॉट एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। जितने भी डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जर्मिनेशन के लिए, जैसे कि वाटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर टेम्परेचर अगर पैपेबल है उसके अकॉर्डिंगली और सीड को प्रॉपर एनर्जी मिल रही है तभी वो प्रॉपर एनर्जी मिले तभी वो ग्रोथ करेंगे। अदरवाइज उसमें किसी भी तरह की कोई भी ग्रोथ एक्टिविटीज, सेल डिवीजन या कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी। स्टेजेस लीडिंग टू सेल डिवीजन। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जैसे ही आप सीड को क्या करते हैं, वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जो उसकी रुकी हुई एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ कैसे स्टार्ट होगी, जो उसमें स्टोरेज स्टार्च होता है वो वाया रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू सुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई तो आरएनए का एक्टिवेशन हो जाएगा, पॉलीसोम्स बनेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद माइटोसिस की क्रिया के थ्रू डीएनए सीड क्या है, सीड जो है वो आफ्टर रिप्रोडक्शन, हमको रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है ना, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट जो आउटकम है वही तो सीड है। फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है तो सीड अपने आप में कोई जनरेटिव सेल नहीं है, वो सोमैटिक सेल है। तो सीड में कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया यहाँ पर स्टार्ट होती है। अब क्या होता है, सीड को जर्मिनेशन से रोकने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल
स्ट्रेस से बचने के लिए सीड जो अपने आप को अडाप्ट करता है वो एक कंडीशन कहलाती है डॉर्मेंसी या रेस्टिंग पीरियड। अब हम रेस्टिंग पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर आपका जर्मिनेशन कंप्लीट हो गया, अब रेस्टिंग पीरियड। रेस्टिंग पीरियड क्या होता है या डॉर्मेंसी क्या होती है? इफ़ मॉइस्चर इज द की टू स्टार्टिंग सीड जर्मिनेशन, यदि सीड जर्मिनेशन को स्टार्ट करने के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। इट शुड बी क्लियर व्हाट इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। तो सीड व्हाट इज क्लियर फॉर सीड डॉर्मेंसी, तो सीड डॉर्मेंसी के लिए क्या क्या कंडीशन होना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताएंगे। अब वाटर प्रूफ सीड कोट। वाटर प्रूफ सीड कोट क्यों? सीड डॉर्मेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वहाँ पर नरिशमेंट या मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल भी एब्सेंट हो, तभी सीड क्या होगा, श्रिंक होगा और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो है वो रुक जाएगी। वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीड डॉर्मेंसी के लिए सेकेंड कंडीशन ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। केमिकल इनहिबिटर्स, केमिकल इनहिबिटर्स का मतलब हार्मोन्स की अवेबिलिटी रहेगी तो क्या होगा, सीड डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा। कौन से हार्मोन की? तो जर्मिनेशन प्रमोटिंग हार्मोन आपका जिब्रेलिक एसिड है। जिब्रेलिक एसिड तभी एक्टिवेट होगा जब सीड को वाटर मिलेगा, और जब सीड को वाटर नहीं मिलता तो उसमें एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन अधिक होता है और वो एब्सिसिक एसिड सीड को डॉर्मेंट बनाए रखता है। फॉर जर्मिनेशन टू अकर दिस मस्ट बी नेगोशिएटेड। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कोट ब्रोकन डाउन, ऑक्सीजन अवेलेबल। सीड कोट का ब्रेकेज इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का होना इंपॉर्टेंट है। वाटर एब्सॉर्ब्ड, सीड को वाटर का एब्जॉर्प्शन करना इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ प्रमोटर्स एक्टिवेटेड, इनहिबिटर्स अनइनहिबिटेड। ग्रोथ प्रमोटर एक्टिवेटेड का मतलब क्या हुआ, जिब्रेलिक एसिड के कंसंट्रेशन का हाई होना, और इनहिबिटर्स का इनहिबिट होना मतलब कि एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन लो होना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन जो है वो टोटली अपोजिट फिनोमेना है। जब जर्मिनेशन किसी भी सीड, अगर कोई सीड जर्मिनेशन शो कर रहा है मतलब वो डॉर्मेंट नहीं है, और यदि कोई सीड डॉर्मेंट है तो फिर वो जर्मिनेशन शो नहीं कर सकता। ये दोनों ही अपोजिट एक्टिविटीज़ हैं। अब जर्मिनेशन के क्या क्या स्टेजेस दिए हुए हैं वो आप देख लो। फर्स्ट स्टेज प्री जर्मिनेशन, जब सीड अपने आप को जर्मिनेशन के तैयार कर रहे हैं तब क्या क्या इवेंट्स होते हैं। रीहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन का मतलब हुआ सीड में बिल्कुल भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट जीरो है, सीड की एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है। देखो रीहाइड्रेशन मतलब इनहिबिशन ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी, मॉइस्चर क्वांटिटी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टिम्युलेटेड, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टिम्युलेटेड जरूर हुई है बट चल नहीं रही है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी तभी रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी कैसा वाला, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज होगी। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हाइड्रोलिसिस, डाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व्स बाय एंजाइम। जैसे ही सीड वाटर एब्जॉर्ब किया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ही सीड वाटर एब्जॉर्ब किया वहाँ पर प्रेजेंट जो स्टार्च है, जो फूड मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। चेंजेस इन सेल स्ट्रक्चर, सेल के इंटरनली स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन और सीड स्वेल हुआ तो उसके वॉल पे प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर को हम वॉल प्रेशर कहते हैं। ये जो अंदर वाटर जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। एंडोऑस्मोसिस के कारण सेल जो है फ्लैसिड कंडीशन, टर्जिड कंडीशन में आ जाता है। टर्जिड कंडीशन में आने के कारण सेल के वॉल पे प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को हम वॉल प्रेशर कहते हैं। इस कंडीशन में टर्गल प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर होता है, और यही वॉल प्रेशर लगने के कारण क्या होता है, सीड में के वॉल्स में, सेल वॉल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो एक टाइम तक अपने आप को स्ट्रेच करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा। तो जब वो रप्चर होगा तो यही क्रिया सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ को प्रमोट करती है। फिर होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, सीड को रप्चर होता है और सीडलिंग जो होती है वो इमर्ज होती है। सीडलिंग इमर्ज होती है तो सबसे पहले जो सेल निकलता है, जो एम्ब्रॉयनिक रूट होता है, उसे हम कहते हैं रेडिकल। पोस्ट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद होने वाली क्या क्या क्रिया होती है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट एक्सिस। रूट और शूट एक्सिस दोनों का कंट्रोल ग्रोथ होता है। कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम फूड स्टोरेज टू ग्रोविंग एक्सिस। जो ग्रोविंग एक्सिस होता है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम, वहाँ तक क्या होता है, फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। सेनेसेंस, एजिंग ऑफ फूड स्टोरेज टिश्यूज। ऐसे सारे फूड स्टोरेज टिश्यूज जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है उनमें एजिंग या सेनेसेंस की क्रिया होती है। वाटर इज़ क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब जर्मिनेशन फैक्टर की अपन बात कर रहे हैं। वाटर इज़ क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जर्मिनेशन। वाटर क्या होता है, जर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अनएडिक्वेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट इमर्जेंस। कंप्लीट इमर्जेंस है, कंप्लीट सीडलिंग बनने के लिए सीड को कंटिन्यूसली वाटर का सप्लाई होना इंपॉर्टेंट है। वाटर फंक्शंस आर ट्रिगरिंग एंजाइम फॉर स्टार्च कन्वर्जन इनटू शुगर। वाटर का सबसे पहला फंक्शन क्या है, जैसे ही सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या करता है,
है, रुकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को फिर से स्टार्ट कर देता है ताकि सीड में स्टोरेज जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाए। ट्रिगर प्रेशर फॉर मूविंग द रेडिकल रूट डाउन एंड द कॉटिलेडन्स अप। उसके बाद क्या होगा, रेडिकल एंड कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन होगा एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइम विद इन द सीड। और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ वाटर का कि ये सीड के अंदर एंजाइम एंड न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जर्मिनेशन फैक्टर में नेक्स्ट है आपका लाइट। लाइट इज़ अनदर की जर्मिनेशन फैक्टर। लाइट एक दूसरा, वाटर के बाद जो सेकेंड रैंक आता है जर्मिनेशन फैक्टर में वो है लाइट। लाइट कैन ईदर स्टिमुलेट और इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। लाइट जो है या तो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर सकता है या उसको इनहिबिट कर सकता है, ये डिपेंड करता है सीड के नेचर पे। सम क्रॉप्स हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर लाइट टू असिस्ट सीड जर्मिनेशन। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको लाइट रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। बिग्नोनिया, इम्पेटेंट्स एंड लेटस। अदर जर्मिनेट बेस्ट इन द डार्क। और कुछ सीड्स जैसे कि सीरियल सीड्स जो होते हैं उनको क्या होता है, डार्क कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है जर्मिनेशन के लिए। दिस इज डिटरमाइंड बाय हाउ द सीड वुड नेचुरली बी सोन। स्मॉल सीड्स मस्ट स्प्राउट ऑन द surface of soil because they lack a suitable endosperm to supply the needed nutrients. These are typically added by light exposure. जो स्मॉल सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल सरफेस, मतलब स्मॉल सीड्स का मतलब आप गेहूँ, धान, इन सबको आप देखिए ये क्या होते हैं, इसको आप सॉइल पे सॉइल पे कंप्लीट आप उसको पोस्ट कर दीजिए और उसके ऊपर आप सॉइल डाल दीजिए। उसके बाद में भी क्या होता है, उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, मतलब वो डार्क कंडीशन में जर्मिनेशन करते हैं क्योंकि उसके एंडोस्पर्म में इतना न्यूट्रिशन होता है कि जब तक सीडलिंग ना बन जाए वो क्या करता है, अपने अंदर, अपने सीड के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य कर सकता है। तो इसको कम लाइट एक्सपोजर की आवश्यकता होती है। लार्ज सीड कंटेन इनफ न्यूट्रिशन टू ग्रो अंडरग्राउंड व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। और जो लार्ज सीड्स होते हैं, जो स्मॉल सीड्स होते हैं उसको आप सॉइल सरफेस थिकनेस हाफ